Hello friends, welcome to Reno's Englishpedia. Today I'm going to do something completely different. That is, I'm going to start a revision series in which I will be posting 2 topics daily, maybe 2 chapters or maybe 1 chapter and a poem. The best part about this video series is going to be that they are going to be classroom transactions where actual involvement of the students can be heard. Maybe some parts of it will not be audible as the children do not have a microphone, but their queries are going to be repeated by me so you can understand them very well. Anji Beta ji, today we are doing the chapter we are doing the chapter Deep Water, written by William Douglas. So let's start with who is William Douglas. Any idea who was William Douglas? He was the legal advisor to President Roosevelt, right? प्रेसिडेंट रूजवेल्ट का उन्होंने आगे कोटेशन भी दिया है, इसलिए याद रखना, ही वॉज द लीगल एडवाइज़र टू प्रेसिडेंट रूजवेल्ट. नॉर्मली हर बंदे की एक हिस्ट्री होती है, एक अचीवमेंट होता है, बट हर बंदे की कहानी बुक में नहीं छपती. देन विलियम डगलस क्यों छपी? बिकॉज ही वॉज अ लीगल एडवाइज़र टू अ वेरी इंपॉर्टेंट मैन, दैट इज़ प्रेसिडेंट रूजवेल्ट. उन्होंने अपनी ज़िंदगी में कुछ ऐसा अचीव किया बिकॉज ऑफ his prominence in the world. His people know about him. He's very famous in the world. So his story has become a cause of influence for many. He has influenced many children who have feared many things in their life. So deep water is, if we start with analyzing the title, deep water is an idiom. तो डीप वाटर का मतलब क्या है? आई एम इन डीप वाटर, इसका मतलब क्या है? आई एम वेरी हैप्पी और आई एम इन सम काइंड ऑफ ह्यूज प्रॉब्लम, राइट? बीइंग इन डीप वाटर मीन्स दैट यू आर इन सम काइंड ऑफ अ डीप प्रॉब्लम. आप किसी बड़ी मुसीबत में फंसे हुए हो, राइट? एक तो इसका ये मीनिंग है. सेकेंडली, विलियम डगलस का डीप वाटर के साथ क्या कनेक्शन है? ये तो याद होगा. क्या था कनेक्शन? व्हाट हैड हैपेंड टू विलियम डगलस? A bully, a boy of 18, he was a bully. He had pushed Douglas just for fun sake. मस्ती कर रहा था, कोई उसका malicious intent नहीं था. सिर्फ मस्ती करते करते वो 18 साल के लड़के ने डगलस को डीप वाटर में, डीप एंड ऑफ द पूल में, राइट? पूल में 2 एंड्स होते हैं ना, एक शैलो एंड, एक डीप एंड. उसने उसको डीप एंड में फेंक दिया विदाउट रियलाइजिंग कि उसकी जो हरकत है, इट कुड हैव रिजल्टेड इन अ ग्रीवियस प्रॉब्लम. एक बहुत बड़ी कलामिटी आ सकती थी. ये बात को सोचे समझे बगैर उसने उस बच्चे को पानी में फेंक दिया था. ये चैप्टर के कई सारे थीम्स हैं. फर्स्ट थीम इज़ हाउ फियर इज़ डेवलप्ड. ये लिख लो बच्चे. First theme is how fear is developed. Second theme is how fear can be overcome. डरना हम क्यों शुरू करते हैं? डर को कैसे जीता जा सकता है, राइट? इसके बाद इससे सराउंडेड थीम्स हैं. वो है जो बुलिंग होती है. बड़े बच्चे छोटे बच्चों को बुली करते हैं. बुली के लिए हिंदी वर्ड क्या होता है? उनके ऊपर धोस जमाना है ना, उनको अपने कहे पे चलाना, उनको तंग करना, परेशान करना. यस, उनको ऊपर अपना हुक्म चलाना. तो वैसे ही उस बच्चे ने किया था डगलस के साथ. उसके बाद कुछ थीम्स हैं रिगार्डिंग लाइफ एंड डेथ, फियर एंड लाइफ. वो सारी को रिलेटेड इसके साथ थीम्स हैं, ठीक है? अब डीप वाटर कहाँ से उठाया गया है? क्या डीप वाटर पे एज इट इज़ विलियम डगलस ने लिखा था? नो, इट इज़ फ्रॉम हिज बिगर बुक ऑफ मेन एंड माउंटेन्स. ठीक है, आपको वो पूरा इतना जानने की ज़रूरत नहीं है, बट जस्ट रिमेंबर इट्स अ स्मॉल एक्सर्प्ट, अ स्मॉल पार्ट, एक छोटा सा हिस्सा है एक बड़ी किताब का. किताब का नाम था ऑफ मेन एंड माउंटेन्स, राइट? और ये जो कहानी है, ये किस स्टाइल में लिखी गई है? विलियम डगलस की खुद की कहानी है,
विलियम डगलस की ही कहानी है ना, उसके बचपन का इंसिडेंट है। और उसने इसको लिखा कैसे है? खुद ने लिखा है कि किसी और ने लिखा है उसकी कहानी? खुद ने लिखा है, तो इसको बोला जाता है ऑटोबायोग्राफिकल स्टाइल, राइट? इट इज़ एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ विलियम डगलस वन इंसिडेंट ऑफ लाइफ। यहाँ तक क्लियर हो गया? अब लेट्स कम टू विलियम डगलस, राइट? द स्टोरी स्टार्ट्स विद हिज डिज़ायर टू लर्न स्विमिंग। कहानी शुरू होती है उसकी इच्छा से स्विमिंग सीखने की, और उसकी मम्मी ने बोला है याकीमा रिवर पे स्विमिंग सीखने मत जाना, तो तुम YMCA पूल जाओ। अब यहाँ पे ये जो पॉइंट है ना, यहाँ पे दो बातें जुड़ी हुई हैं। वाई नॉट याकीमा रिवर, वाई YMCA पूल? बिकॉज याकीमा रिवर इज अनसेफ। वाई इज़ इट अनसेफ? तुम्हें कैसे पता? क्या एग्जाम्पल है, क्या वैलिडेशन है कि तुम्हें पता है याकीमा रिवर अनसेफ है? क्या प्रूफ है तुम्हारे पास कि याकीमा रिवर अनसेफ है? वेरी गुड, वहाँ पे बहुत सारे ड्राउनिंग के केसेस हुए हुए हैं, राइट? और जब जिस एरिया में बहुत ड्राउनिंग होती है, मतलब वो ऑब्वियसली डेंजरस जगह है। अब सेफ्टी और डेंजर के बारे में हम नॉर्मली सोचते नहीं हैं जब हम स्विमिंग सीखने जा रहे हैं, बट डगलस अपना लेसन ही, अपनी स्टोरी ही इस पार्ट से शुरू करता है। क्यों? पानी से रिलेटेड उसकी लाइफ में पहले कुछ हुआ था। उसके फादर ने, डगलस कितने साल का था? 3 to 4। ही वॉज 3 to 4 years ओल्ड जब वो अपने पापा के साथ कैलिफोर्निया बीच गया था। कैलिफोर्निया बीच पे जो वेव्स होती हैं उनकी हाइट बहुत होती है, राइट? वो बहुत ऊंचा उठते हैं, वहाँ पे सर्फिंग वगैरह होती है, तो उनको ऊंची वेव्स चाहिए होती हैं। अब डगलस ने अपने पापा का हाथ पकड़ा हुआ था, ही वॉज क्वाइट सेफ, बट जब वेव आई वो इतने ऊंची थी कि उसने डगलस को पूरा स्मॉदर कर लिया, अपने लपेट में ले लिया। अब वो कुछ पलों के लिए डगलस को लगा कि मैं डूब रहा हूँ, ठीक है, बट उतने में वेव चली गई एंड ही वॉज एबल टू ब्रीथ। अब फादर ने रियलाइज़ नहीं किया कि ये इंसिडेंट का डगलस के ऊपर कोई इम्पैक्ट हो सकता है। और नॉर्मल होता है कि हम बच्चों के साथ जब ऐसा कुछ होता है तो हम हंस पड़ते हैं, तो उसके फादर भी हंस पड़े। क्या पापा की हंसी में कोई मिलिशियसनेस था, कोई जलन थी, कोई गुस्सा था, कोई बदले की भावना थी? नहीं, सिर्फ एक हंसी थी एक छोटे बच्चे को देखकर कि वो कैसे पानी को देखकर हो गया। बट इस इंसिडेंट का डगलस के ऊपर बहुत बड़ा असर हुआ, राइट? वो पानी से कतराने लगा। फिर जब वो 9-10 साल का हुआ तब उसने रियलाइज़ किया कि नहीं, पानी के बगैर कैसे जिया जा सकता है। अमेरिका में रह रहा हूँ, वाटर स्पोर्ट्स तो वहाँ पे बहुत कॉमन है, तो मुझे पानी से डरूँगा, स्विमिंग नहीं आएगी, तो आई विल नॉट एन्जॉय माई लाइफ, राइट? इस बात का डगलस पे असर इतना हुआ, ही वॉज अनएबल टू गो इन फॉर वाटर गेम्स, ही वॉज अनएबल टू लर्न स्विमिंग एंड ही वॉज डेस्परेट, एंड दैट इज़ वाई। अब ये रीज़न है कि 2 रीज़न्स हैं उसने याकीमा रिवर को चूज़ नहीं किया। फर्स्ट रीज़न, याकीमा में बहुत ड्राउनिंग इंसिडेंट्स हुए थे, बहुत लोग वहाँ डूबे थे। सेकेंड, उसमें ऑलरेडी एक फियर ऑफ वाटर था। कैलिफोर्निया बीच के इंसिडेंट से वो थोड़ा सा पानी से घबराता था, डर नहीं था। प्लीज़ रिमेंबर, डर एक अलग चीज़ होती है और थोड़ा सा घबराना एक अलग चीज़ होती है, राइट? ही वॉज अ लिटिल एवर्स टू वाटर, बट डर नहीं था। एनीवेज, उसने YMCA पूल में ज्वाइन इन किया और वाटर विंग्स पहन के वो जाता था। व्हाट आर वाटर विंग्स? मैम जो मतलब डूबने नहीं देती वो सीखता था। बेटे ये ना पैराफर्नेलिया होता है, जो बच्चे स्विमिंग सीख रहे होते हैं उनका। पैराफर्नेलिया मीन्स सामान, जैसे वाटर ट्यूब होती है, वाटर ट्यूब आप पहनते हो अपने वेस्ट पे, वाटर ट्यूब हम वेस्ट पे पहनते हैं। वाटर विंग्स जो है वो बाजुओं पे पहनते हैं, तभी इनका नाम विंग्स दिया गया है, राइट? क्योंकि ये जैसे हम पंछी के पर होते हैं वैसे ये बाजू पे पहनी जाती है। अगेन इट्स पर्पस, इसका काम क्या है? आपको पानी के अंदर जाने नहीं देती, वो आपको फ्लोट करवाती है पानी के ऊपर, ठीक है? तो उसने वाटर विंग्स डाल के पानी में स्विमिंग करना शुरू किया और वो काफ़ी कंफर्टेबल हो गया था, उसने पैडलिंग वगैरह भी वो कर रहा था। नाउ दिस इज़ द डे ऑफ द इंसिडेंट।
जिस दिन उसके साथ ये हादसा हुआ। ये तो पहले की कहानी थी। अब जिस दिन हादसा हुआ हम उस दिन पर आ रहे हैं। उस दिन क्या हुआ था, डगलस पूल पे बहुत जल्दी आ गया था। वहाँ पे अभी लाइफ गार्ड और दूसरे बच्चे अभी नहीं थे, तो वो बड़े आराम से पूल के एज पे बैठ गया। वो पूल के एज पे क्यों बैठा? नहीं, फियर ऑफ वाटर नहीं था, थक भी नहीं गया था। इट इज़ अ स्विमिंग रूल, बडी सिस्टम। बडी सिस्टम का मतलब होता है जब तक आप 2 जन ना हो आप पानी में नहीं जाना चाहिए, आपकी सेफ्टी नहीं होती। पानी में जाके आपको लेग क्रैम्प्स आ जाते हैं। लेग क्रैम्प्स आने से आपका पैर चलना मुश्किल हो जाता है और आप डूब सकते हो। इसलिए पानी में जाने का रूल होता है और दे आर वेरी केयरफुल अबाउट सेफ्टी रूल्स कि बडी सिस्टम होता है। 2 जन होंगे तो आप पानी में जाओ, राइट। तो इस रूल को फॉलो करते हुए डगलस वहाँ पे एज पर बैठ गया। अब एक 18 साल का सीनियर बच्चा था, मस्कुलर था, मस्ती के मूड में था। उसने मस्ती मस्ती में ही डगलस को पानी के अंदर पुश कर दिया। अब जब डगलस पानी में गिरा तो उसमें थोड़ा तो फियर आया, बट उसने अपने फियर को कंट्रोल कर लिया, राइट। उसने क्या सोचा, उसने एक प्लान बनाया। हम अपने फियर को कैसे कंट्रोल करते हैं? बाय प्लानिंग टू कम आउट ऑफ इट। उसका प्लान क्या था कि जब वो जैसे नीचे वाटर लेवल पे जाएगा, उसने कहा जब मैं नीचे पहुंचूंगा तो मेरे पैर तले पे लगेंगे तो मैं जोर से किक मार के तेजी से ऊपर आ जाऊंगा। पानी के ऊपर आऊंगा तो मैं पानी पे लेट जाऊंगा, क्योंकि उसको पैडलिंग आती थी, है ना। पानी पे लेट के पैडलिंग करते हुए मैं एज पर पहुंच जाऊंगा। अब उसका ये प्लान क्यों सक्सेसफुल नहीं हुआ? क्योंकि उसकी स्पीड नहीं थी उतनी, नीचे जाने की स्पीड उतनी नहीं थी। वो बहुत धीरे नीचे गया। अब जब धीरे गया नीचे तो क्या हुआ? जंप जोर से, तो उसका ब्रीदिंग प्रॉब्लम वो जंप जोर से नहीं बजा। बट जंप जोर से क्यों नहीं बजा? क्योंकि उसको सांस नहीं आ रहा था। उसके ऑक्सीजन की कमी होने से हमारे में ताकत कम हो जाती है, तो वो उतनी जोर से किक नहीं कर पाया। अच्छा, कितने फीट गहरा था पानी? 9 फीट। जो शैलो एंड था वहाँ पे वो 3 फीट से शुरू होता था और वो पूल 9 फीट पे जाता था। वी डिड नॉट डिस्कस कि उसने YMCA पूल क्यों चूज़ किया, याकिमा रिवर क्यों नहीं चूज़ किया, ये तो हमने डिस्कस कर लिया। YMCA पूल क्यों चूज़ किया? बिकॉज YMCA पूल 3 फीट डीप था शैलो एंड पे और 9 फीट डीप था एट द डीप एंड। और ये जो इंक्लाइन थी ना, ये बड़ी ग्रेजुअल थी। ये नहीं था कि यहाँ पे 3 फीट और यहाँ पे 9 फीट और 9 फीट में गिर जाओगे, ऐसे नहीं था। इट वॉज ए ग्रेजुअल स्लोप, रैम्प की तरह था। वो स्लोपिंग में नीचे जाता था, तो वो बड़ा सेफ था उनको वहाँ पे स्विमिंग सीखने के लिए। एनीवेज, अब जब वो 9 फीट नीचे गया, उसको बहुत समय लगा नीचे जाने के लिए, उसको सांस नहीं आई, तो वो जितनी ज़ोर से किक करके ऊपर आना चाहता था वो नहीं आ पाया। यहाँ पे एक आपका फ्रेज दिया हुआ है बुक में, where he says that he would come up like a cork. Come up like a cork. What is a cork? जो वाइन की बॉटल्स हैं उनके ऊपर एक पोरस टाइप का ना, एक वुडन पोरस मटेरियल होता है जिससे उसको वो बंद करके रखते हैं। दैट हेल्प्स इन फर्मेंटेशन, राइट। तो वो उसको अगर उस कॉर्क को पानी में डालो तो वो कभी डूबेगा नहीं। आप उसको जितना मर्जी नीचे दबाओगे वो पटक करके एकदम ही ऊपर आ जाएगा, राइट। तो उसने सोचा कि मैं नीचे जाऊंगा, मैं किक करूंगा तो मैं कॉर्क की तरह ऊपर आ जाऊंगा। बट किक ज़ोर से नहीं बजी तो उसको आने में बहुत ज़्यादा देर लग गई। अब जब वो ऊपर आया, उसको पानी कैसा नज़र आने लगा? येलो कलर। येलो कलर इज़ द कलर ऑफ फियर, ठीक है। वो जितनी बार नीचे जाएगा उतनी बार पानी और डीपर येलो होता जाएगा, इंडिकेटिंग कि उसका फियर जो है वो चेंज होता जा रहा है, वो पैनिक में बदल रहा है। ठीक है, समझ में आ गई इतनी बार? राइट, ओके। अब जब वो ऊपर आया, डर तो उसके अंदर था, बट उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने ऊपर आने के बाद सोचा कि मैं दोबारा ऊपर आऊँगा, मैं दोबारा से लेट जाऊँगा और मैं पैडल करके एज पे पहुँच जाऊँगा। ऊपर आया ज़रूर,
बट बिफोर ही कुड टेक अ डीपर ब्रेथ, सांस ले पाता, ऑलरेडी सांस कम थी उसकी, जब वो सांस ले भी नहीं पाया उससे पहले वो दोबारा नीचे फिर से वो डूबना शुरू हो गया. मतलब उसका वो प्लान वो इफ़ेक्टिव कर ही नहीं पाया. अब जब वो सेकेंड टाइम नीचे जाने लगा, राइट, तो उसमें सांस पहले से भी ज़्यादा कम थी, राइट, बट वो हिम्मत नहीं हारा, डर उसका बढ़ गया. नाउ द फियर हैड टर्न्ड इनटू पैनिक. ठीक है, बट उसने फिर प्लान यही बनाया कि मैं नीचे पहुंचूंगा, मैं किक करूंगा, मैं ऊपर आऊंगा, एंड अगेन आई पैडल टू द एज ऑफ द पूल. अब जब पानी उसको अब कैसे दिखने लगा? इट वॉज डर्टियर. द येलो हैड बिकम अ लिटिल डार्कर एंड डर्टियर. अगेन वो ऊपर आया, सांस नहीं लेने लगा. अब वो तीसरी बार नीचे जा रहा था. अब जब तीसरी बार जा रहा था उम्मीद छोड़ दी, तब उसने उम्मीद छोड़ दी. देन इट हैड बिकम इनटू टेरर. फियर टू पैनिक, पैनिक टू टेरर. 3 टर्म्स दिए हैं टू नो दैट ही वेंट अंडर थ्राइस. 3 बार वो पानी के अंदर गया. ठीक है, अब जब तीसरी बार पानी को उसने टच किया, ऊपर आने के लिए दिया, बट उसमें इतनी ताकत बची नहीं थी. उसके आंखों के आगे क्या छाने लगा? अंधेरा. ही वॉज फॉलिंग इनटू अनकॉन्शियसनेस. अभी अनकॉन्शियस हुआ नहीं था. अनकॉन्शियस होने से पहले के मतलब कुछ पलों की बात है, कुछ सेकंड्स की बात है, मिनटों की भी नहीं बात है, कुछ सेकंड्स की बात है. तब उसको हैल्यूसिनेशन होने लगा. हैल्यूसिनेशन मतलब वो अपने आप को इमेजिन करने लगा कि वो पानी नहीं है, वो अपने मम्मा के आर्म्स में है. राइट, जब हमारे अंदर ऑक्सीजन कम हो जाता है, जब हम मौत की तरफ बढ़ रहे होते हैं, तो हमारा दिमाग सोना शुरू कर देता है. तो ये सोने से पहले के जो कुछ पल होते हैं जिसमें ना तो आप बेहोश हो ना ही आप होश में हो, ये कुछ पल उस पल की कहानी है जब उसको लगा कि वो अपने मम्मी के बाजुओं में है. एंड हिज फियर डिसअपीयर्ड. उसका जो डर था वो ख़त्म हो गया. एंड ही रियलाइज्ड वन थिंग. देयर इज, क्या रियलाइज किया? देयर इज टेरर ओनली इन द फियर ऑफ डेथ. जब आप डेथ को मान जाते हो, जब आप डेथ को एक्सेप्ट कर लेते हो, तब आपका डर खत्म हो जाता है. He felt very peaceful. Once he accepted that he is dying, once he felt that he was in his mother's arms, तो उसका जो fear है वो ख़त्म हो गया. And he realized one thing कि हम डर से डरते हैं. अगर हम डर को अपना लें, all we have to fear is fear itself, right? ये लास्ट की लाइन है जो रूजवेल्ट ने बोली थी. बट डगलस को कौन सी बात समझ में आई थी कि जब तक हम मरने से डरते हैं तब तक ही हम डरते हैं. जब हम मरने को एक्सेप्ट कर लेते हैं तो हमारा जो मन है वो पीसफुल हो जाता है. और ये सोचते सोचते वो बेहोश हो गया. अब उसको नहीं पता, ना ही ये चैप्टर में लिखा हुआ है कि उसको पानी में से किसने बाहर निकाला. क्या बच्चों ने बाहर निकाला, क्या बुली ने बाहर निकाला, या वहाँ पे कोच या लाइफ गार्ड था उसने बाहर निकाला, उसको नहीं पता है. वॉट ही नोज इज़ कि उसको जब होश आया, राइट, तो कोई किसी को डांट रहा था और वो पानी को वॉमिट आउट कर रहा था. जब हम डूबते हैं तो हम बहुत सारा पानी अंदर ले लेते हैं. ही वॉज क्राइंग. जब वो पानी से बाहर आया, उसको होश आया, वो रो रहा था, वॉमिट कर रहा था, और वो बच्चा जवाब दे रहा था कि मैंने तो मस्ती मस्ती में किया था. आई ओनली डिड इट फॉर फन. आई डिड नॉट इंटेंड टू हार्म हिम. मैं तो सिर्फ मस्ती में कर रहा था. अब इसके बाद डगलस उल्टियाँ करता हुआ, कांपता हुआ घर पहुंचा. अब ये है इम्पैक्ट ऑफ फियर. फियर के 2 इम्पैक्ट्स होते हैं, एक फिजिकल होता है, एक इमोशनल या मेंटल होता है. फिजिकल इम्पैक्ट क्या हुआ? ही वॉज शिवरिंग. शिवरिंग नहीं, ही वॉज ट्रेम्बलिंग. Shivering, we shiver with cold. Tremble is we tremble with fear. So he was trembling, he was vomiting, and he was unable to have food. वो घर गया तो उसे खाना भी नहीं खाया गया. Right? He was not able to sleep. उसको रात को नींद भी नहीं आई. ठीक है, अब धीरे धीरे फिजिकल इम्पैक्ट तो ख़त्म हो गया, बट क्या चीज़ बच गई?
मेंटल इम्पैक्ट, जो उसका दिमाग में डर बसा हुआ था वो एज इट इज़ उसके दिमाग में बस गया। इसका असर ये हमें कैसे पता चलता है कि ये असर, ये डर उसके मन में, जहन में बस गया है, डीप इम्पैक्ट हुआ है उसको इस फियर का। What proof is there in the chapter? बेटा जी, जब वो बोलता है कि आई वॉज अनएबल टू एंजॉय वाटर स्पोर्ट्स विद माई फ्रेंड्स, ना मैं बोटिंग जा सकता था, ना मैं कैनोइंग जा सकता था, ना मैं स्विमिंग कर सकता था, ना मैं फिशिंग कर सकता था, ना मैं स्कीइंग कर सकता था, मैं किसी भी प्रकार की वाटर एक्टिविटीज़ को एंजॉय नहीं कर सकता था। दिस इज़ प्रूफ, ये सबूत है कि इस फियर का उसके ऊपर बहुत गहरा मेंटल इम्पैक्ट हुआ था। प्लीज़ रिमेंबर, वैलिडेट का मतलब होता है कि आपने प्रूफ देना है, आपने एग्जाम्पल कोट करना है कि आपको ये पॉइंट किस बात से पता चल रहा है, राइट? उस पर मेंटल इम्पैक्ट हुआ। हाउ डू वी नो दिस? बिकॉज फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम ही वॉज अनएबल टू पार्टिसिपेट इन एनी वाटर एक्टिविटी विद हिज फ्रेंड्स, विद एनी वन। वो बहुत लंबे समय तक अपने किसी भी दोस्त, रिश्तेदार के साथ पानी की कोई भी एक्टिविटी हो उसमें उसने पार्ट नहीं ले पाया। क्लियर? यहाँ तक क्लियर हो गई बात? बट आपको लगता है कि कोई भी इंसान को अपने डर के साथ जीना चाहिए? हमें अपने डर को काबू करना होता है। अगर भगवान ना करे, अगर हम कभी कार में जा रहे हो या ट्रेन में जा रहे हो या प्लेन में जा रहे हो, कोई एक्सीडेंट, कोई दुर्घटना हो जाए, तो क्या हम उसमें जाना छोड़ देंगे? हम थोड़ी देर डरेंगे ज़रूर, बट अल्टीमेटली हमें पता है कि लाइफ ऐसे नहीं चलेगी एंड वी हैव टू ओवरकम। तो डगलस को भी लगा कि ऐसे तो ज़िंदगी नहीं चल सकती कि मैं पानी से इतना कतरा रहा हूँ। तो उसने, अब ये ओवरकमिंग द फियर है, अब उसने उसके लिए क्या किया? सबसे पहले उसने एक पर्सनल इंस्ट्रक्टर हायर किया। अब ये इंस्ट्रक्टर ट्रेन था टू ट्रीट पीपल विद मेंटल इम्पैक्ट। यस, क्योंकि उसने जिस तरह से ट्रेनिंग दी डगलस को, इससे क्लियर है कि उसको नॉलेज थी कि डगलस जैसे फियर के साथ कैसे उसको संभालना है, कैसे ओवरकम करना है। तो वो इंस्ट्रक्टर ने क्या किया? डगलस को 3 months ट्रेनिंग, 3 months की ट्रेनिंग दी थी। बेटा जी, 9 months में बच्चा होता है, राइट? इट टेक्स 9 months टू गिव बर्थ टू अ चाइल्ड। वो ही चीज़ डगलस के लिए है, दैट इट टुक 9 months फॉर हिम to become a good swimmer, to overcome his fear of water, right? First 3 months he worked with the instructor. Next 3 months he worked without the instructor, and I'm sorry, he was working for 6 months under the instructor. जो पहले 3 महीने थे वो उसने अपने पानी को, फियर को ओवरकम किया, सिर्फ पानी में जाके कंफर्टेबल फील होने में लगाया। उसके बाद 3 महीने उसने इंस्ट्रक्टर से स्विमिंग सीखी कि स्विमिंग कैसे करना है, और उसके बाद 3 महीने उसने खुद से विदाउट द इंस्ट्रक्टर प्रैक्टिस किया, राइट? फर्स्ट 3 months टू बिकम कंफर्टेबल इन वाटर, नेक्स्ट 3 months ट्राइमेस्टर्स में, ये 3 ट्राइमेस्टर्स में डिवाइड होता है। नेक्स्ट 3 months इंस्ट्रक्टर के साथ काम किया एंड फाइनल 3 months उसने खुद से अपने ऊपर काम किया। अब इंस्ट्रक्टर ने कैसे शुरुआत कराई? उसको सिर्फ पानी में कंफर्टेबल करना था। पानी में कंफर्टेबल करने का मतलब है जहाँ पे उसको लगे नहीं 1 सेकंड के लिए भी कि वो डूब जाएगा। तो उसके लिए क्या किया? उसने एक बेल्ट पहनी हुई थी, बेल्ट को एक रस्सी से बांधा, राइट? उस रस्सी का जो दूसरा एंड था वो एक पुली के थ्रू पास किया और वो एंड को अपने हाथ में रखा। तो जब डगलस जाता था वो धीरे धीरे रस्सी को ढील देता था, वो रोप को ढील देता था, लूज करता था, और डगलस ने धीरे 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 पानी में जाना शुरू किया। ये उसका पहला कदम था। फिर जब वो पानी में कंफर्टेबल होने सीखा तब वी कम टू द टेक्निक्स ऑफ स्विमिंग। टेक्निक ऑफ स्विमिंग क्या होता है? आप सीधा स्विमिंग करना सीख जाते हो। देयर आर डिफरेंट पार्ट्स, है ना? सबसे पहले पार्ट होता है अपने पैर चलाना, पैडलिंग करना, राइट? फिर होता है मुंह पानी के अंदर डाल के सांस लेना और छोड़ना। स्विमिंग में सबसे इम्पॉर्टेंट होता है हाउ टू ब्रीथ।
हाउ व्हेन डू यू लेट आउट द एयर एंड व्हेन डू यू इनहेल द एयर, राइट. तो पहले उसने पैरों को मार के पैर चलाने सीखे, फिर उसने अपना मुंह पानी में डाला. जब मुंह पानी में डाला तो क्या हुआ, वो सारा फियर उसका दोबारा से आ गया. फिर धीरे धीरे दोबारा उसने फियर को ओवरकम किया और उसने मुंह बाहर निकाल के सांस लेना और पानी में मुंह डाल के उस सांस को धीरे धीरे छोड़ना. उसने धीरे धीरे ये सारी टेक्निक सीखी एंड देन फाइनली ही लर्नड हाउ टू स्विम. ही बिकेम he became comfortable and he learned how to swim. अब ये पूरे प्रोसेस में कितने महीने लग गए, 6 महीने. अब 6 महीने बाद इंस्ट्रक्टर ने उसकी तारीफ़ करी, उसको शाबाशी दी और वो चला गया. बट डगलस को डर था. डगलस अभी भी कंफर्टेबल नहीं था. उसने 3 महीने खुद से और प्रैक्टिस किया. 3 महीने के बाद वो पानी में कंफर्टेबल तो हो गया पूरी तरह से, बट उसको ये डर था कि मैं YMCA पूल में कंफर्टेबल हूँ, अगर मैं किसी और लेक में, वहाँ पे अमेरिका में सिस्टम है, दे गो इन फॉर स्विमिंग्स इन ऑल एट डिफरेंट लेक्स. उनके वहाँ पे बहुत लेक्स हैं. उसने कहा मैं किसी लेक में जाऊँगा तो दोबारा से अगर वो फियर आ गया तो मैं क्या करूँगा. तो उसने क्या किया, फर्स्ट ही वेंट टू लेक वेंटवर्थ. बेटा लेक वेंटवर्थ के लोकेशंस आप बुक में देख लेना, राइट. इट्स अ काइंड ऑफ मतलब लेक जो है वो 2 जगहों के बीच में एरिया है, राइट. तो उसने एक जगह से स्विमिंग शुरू करी और वो स्विम करता हुआ दूसरे आइलैंड पे गया. बीच में लेक वेंटवर्थ था. जब पहली बार वो लेक वेंटवर्थ में गया तो उसका फियर वापस आया. लेक वेंटवर्थ कहाँ पे है, इट इज़ इन न्यू हैम्पशायर. ये मैंने फ्लैश कार्ड पे लिखा हुआ है. इट इज़ इन न्यू हैम्पशायर. और वो कहाँ से कहाँ गया, फ्रॉम ट्रिग्स आइलैंड टू स्टैम्पैक्ट आइलैंड. इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस था, इट इज़ समवेयर अराउंड 2 माइल्स. इसको 2 माइल्स की स्विमिंग करनी थी. जब इसने पहली बार लेक वेंटवर्थ में गया तो व्हाट हैपेंड, उसका फियर वापस आया. But how did Douglas overcome this fear? इसका सिंपल हिसाब है, he addressed it. उसने अपने फियर का सामना किया, अपने फियर को हराया. कैसे हराया, उसने फियर को बोला so what can you do Mr. Fear, terror. और वो हंसा. अपने फियर को हराने के लिए हंसी सबसे बड़ा हथियार होता है. जब हम अपने डर पे हंस देते हैं तो डर के पास और कोई ऑप्शन नहीं होता है बट वो वहाँ से चला जाए. तो जब टेरर उसके मन में आया तब वो हंसा और उसने टेरर से सवाल किया कि तुम मेरा क्या बिगाड़ सकते हो, और टेरर चला गया. एंड ही वॉज एबल टू स्विम इन लेक वेंटवर्थ. यहाँ पर भी डगलस का खुद से किया हुआ वादा पूरा नहीं होता है. उसके बाद वो गया वॉर्म लेक पे. वॉर्म लेक कहाँ है, अगेन इट इज़ इन समवेयर इन दैट एरिया, इट्स नॉट गिवन ओवर हियर. बट यहाँ पे आपके बुक में दिया वो गया है कि अब वो वहाँ पे जाके ही वॉज इमिटेटिंग द एक्शंस ऑफ डूक कॉर्पोरल. और ये मैं इसलिए इतना डिटेल में बता रही हूँ क्योंकि MCQ इसके ऊपर आते हैं बेस्ड. वो इतना कंफर्टेबल था कि उसने डूक कॉर्पोरल की इमिटेशन करी वाइल स्विमिंग. एंड वहाँ पे एक गिलबर्ट पीक था, GILBERT, गिलबर्ट पीक था, राइट. वहाँ पे पहुँच के वॉर्म लेक से वो वहाँ पे पहुँचा और वो खुशी से चिल्लाया और वो खुशी रिफ्लेक्ट हुई थ्रू एन इको एट गिलबर्ट पीक. इको पता है ना? yes. मुझे इको नहीं पता हिंदी में क्या बोलते हैं. आवाज़ गूंजना. गूंज, हाँ, आवाज़ की गूंज. गिलबर्ट पीक पे जाके उसकी खुशी की जो आवाज़ है वो गूंजी. और कहते हैं कि गिलबर्ट पीक ने उसकी खुशी के साथ रिजॉइस किया उसके साथ. क्लियर, यहाँ तक समझ में आ गया? नाउ आफ्टर दिस ये 2 स्टेटमेंट्स बोलता है. रूजवेल्ट की उसको बात याद आती है, ऑल वी हैव टू फियर इज फियर इटसेल्फ. अब इस लाइन का मतलब क्या है, हम एक्चुअल में किसी चीज़ से डरते हैं कि वो डर से डरते हैं. You have to fear is fear itself का मतलब क्या होता है? अपने डर से
हमें डर से जीतना है। कहावत है ना हिंदी में, डर के आगे जीत है। अगर आप अपने डर को ओवरकम कर लोगे तो आपको कुछ भी हरा नहीं सकता है। हमें ज़िंदगी में जीतने से सिर्फ डर है जो ऑब्स्ट्रक्ट करता है। डर किस बात का डर? एग्ज़ाम कैसे अटेम्प्ट करूँगा, मुझे कुछ आता नहीं है, क्लास में मैं तो जाता नहीं था। अगर कभी भी क्लास में गए हो, कुछ ना कुछ सुना है, कुछ ना कुछ किया है, तो आपको वो डर आपका ख़त्म हो जाएगा एंड यू आर एबल टू ओवरकम दैट फियर। बेटा जी यहाँ पे ना वो खुद से सोचता है, ये आपके सेकेंड लास्ट पैराग्राफ में है। देयर इज़ टेरर इन डेथ, देयर इज़ पीस, देयर इज़ टेरर ओनली इन द फियर ऑफ डेथ। ये जो 2 लाइन्स है ये रूजवेल्ट ने नहीं बोली है। ये 2 लाइन्स किसने सोची हैं? विलियम डगलस ने। और अब वो अपने इस एक्सपीरियंस को, है ना, रूजवेल्ट की बात के साथ कोरिलेट कर रहा है, क्योंकि रूजवेल्ट ने ये बात कही थी, ऑल वी हैव टू फियर इज़ फियर इट सेल्फ, राइट। वो बोलता है कि मैंने दोनों सेंसेशंस एक्सपीरियंस किए थे, मरने का डर और मरना। क्योंकि जब उसने अपनी डेथ को एक्सेप्ट किया था पानी के अंदर, जब वो बेहोश हो गया था, तब उसका एजम्पशन था कि वो मर रहा है, राइट। सो ही हैज़ एक्सपीरियंस बोथ द टेरर of dying and dying itself, and therefore he says that हमारे को we have to somehow we have the will to live। अगर हमें जीने की इच्छा होगी तभी हम इस डर से काबू पा सकते हैं। एंड दिस वॉज द थॉट जिसने विलियम डगलस को अपने डर से फ्री किया था, एंड ही वॉज एबल टू मूव ऑन इन हिज लाइफ। हाँ जी, डू यू हैव एनी क्वेश्चंस नाउ? डू यू वांट टू डिस्कस एनीथिंग? हैव आई लेफ्ट आउट एनी पॉइंट? Okay, yes, I have left out vocabulary. Vocabulary में words डालो। एक तो fear turned into panic and panic turned into sheer stark terror. Fear, F-E-A-R, turned into panic, P-A-N-I-C। और K नहीं आता है, बहुत ज़्यादा बच्चों की आदत होती है वो C के बाद K लगाते हैं। पैनिक में K नहीं है, इट इज़ P-A-N-I-C, एंड पैनिक टर्न्ड इनटू sheer stark terror, S-H-E-E-R, sheer, stark, S-T-A-R-K, stark, terror, T-E-R-R-O-R। अब इसको ओवरकम करने के लिए, राइट, अपने फियर को ओवरकम करने के लिए वोकैबुलरी क्या चाहिए? परसिवरेंस, P-E-R-S-E-V-E-R-A-N-C-E। I am repeating, P-E-R-S-E-V-E-R-A-N-C-E, perseverance and diligence, D-I-L-I-G-E-N-C-E। परसिवरेंस का मतलब होता है जितनी मर्जी मुश्किलें आए आप कदम ना रोको, आप आगे बढ़ते जाओ, चाहे बहुत छोटे कदम लेने पड़े। एंड डाइलिजेंस का मतलब होता है कंटिन्यूअसली, थक के हारना नहीं है, थक के बैठना नहीं है, आगे ही आगे बढ़ना है। तो हाउ डिड ही ओवरकम हिज फियर? थ्रू परसिवरेंस एंड डाइलिजेंस, राइट, कंटिन्यूअस एफर्ट्स। उसके बाद है जो डायलॉग्स हैं, जो आपको एक्सट्रैक्ट के लिए क्वेश्चंस आएंगे। जब लेक वेंटवर्थ में गया था, जब उसका फियर लौट के आया था, तब उसने क्या बोला था? ट्राइंग टू स्केयर मी ए वेल हियर्स टू यू, ये वाली लाइन उसने बोली थी। ट्राइंग टू स्केयर मी, मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो, वेल हियर्स टू यू। एंड सेकेंड लाइन जो उसने बोली थी, वेल मिस्टर टेरर व्हाट डू यू थिंक यू कैन डू टू मी? मिस्टर टेरर तुम मेरा क्या बिगाड़ सकते हो? व्हाट डू यू थिंक यू कैन डू टू मी, राइट। सो वोकैबुलरी एंड extract based lines are done. So I'm ending this chapter now. With this, we come to the end of the video. I hope that you liked it. Please do not forget to like, share and subscribe to the channel, and remember to press the bell icon for further notifications. Thank you.